चलिए तो फिर एक बार आपका मैं उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक छोड़ा था? मैं आपको छोड़ा था आवेश के गुण के बारे में बता रहा था। ठीक है ना। मैं कुछ आवेश के बारे में बताने जा रहा हूं। आवेश के गुण कहिए। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना। तो आवेश के गुण कहिए, चाहे आवेश के बारे में ही मैं बता देता हूं। ठीक है ना। चलिए, तो पहला गुण क्या है? पहला गुण यही है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेश जो होते हैं, ठीक है, उनको हम सजातीय आवेश कहते हैं, और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं उनको हम विजातीय आवेश कहते हैं। यदि समान प्रकार के आवेश होते हैं, यानी कि सजातीय आवेश होते हैं, तो क्या काम करता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है ना। और विजातीय आवेश होता है, तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल काम करता है। ठीक है ना। एक गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है? दूसरा आवेश के बारे में बात क्या है कि आवेश जो है वह अदिश राशि है। आवेश जो है वह क्या है? अदिश राशि है, और मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है ना। व्युत्पन्न राशि है। अगली बात क्या है? आवेश का जो मात्रक होता है ना, SI मात्रक, जो आवेश का SI मात्रक होता है वह कूलाम होता है। आवेश का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का जो बीमी सूत्र होता है, आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? तो आवेश का जो बीमी सूत्र होता है वह निकाल देता हूं मैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। Q क्या होता है? चार्ज होता है। T क्या होता है? टाइम, समय होता है। I क्या होता है? करंट होती है। तो Q का हमें बीमी सूत्र निकालना है ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो Q का बीमी सूत्र क्या होगा? I का बीमी सूत्र बताइए। A होता है। ठीक है ना। विद्युत धारा का बीमी सूत्र A, और समय का बीमी सूत्र क्या होता है? T। यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि आवेश का जो बीमी सूत्र होता है वह क्या होता है? AT होता है। अब एक बात बताते हैं, आवेश जो होता है वह सदैव संरक्षित रहता है, जिसे हम आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। आवेश जो है वह संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। इस बात को ही हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत। ठीक है। अगला बात आवेश के बारे में, आवेश जो होता है सदैव क्वांटिट होता है, क्वांटाइज्ड होता है। आवेश क्वांटित होता है। इसका अर्थ यह है कि आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वह एक अनिश्चित गुणक के रूप में होता है, उसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इसको और भी हम तरीके से कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो कम से कम आवेश है, न्यूनतम आवेश है, वह E हो सकता है। E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे कम आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मूल आवेश बोलते हैं। मूल आवेश की इकाई बोलते हैं, मूल आवेश। ठीक है ना। मूल आवेश बोलते हैं। और किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इससे कम नहीं होता है। यदि होगा
तो इसी के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यानी किसी वस्तु पर आवेश होगा तो 2e होगा, 1e होगा, 3e होगा, 4e होगा, इस तरह होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2e हो, चाहे 3/2e हो, चाहे 1/5e हो। यानी कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश जो होता है वह मूल इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। अर्थात आवेश जो होता है वह क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। और एक बात बता देते हैं आवेश के बारे में। एक बात मैं बताता हूं कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या E हो, ठीक है, किसी वस्तु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या E हो, चाहे आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? E हो, चाहे उसमें E इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो उस पर जो कुल आवेश होता है वह n के बराबर होता है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि यदि n जो है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n जो है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है वह मूल आवेश की क्या है? इकाई है। तो उस वस्तु पर जो कुल आवेश होता है Q बराबर वह NE के बराबर होता है, जहां पर E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब अगली बात, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो उस पर धन आवेश आता है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। अब अगली बात, आवेशों को हम बीजगणितीय तरीके से जोड़ सकते हैं, बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। आवेश एक अदिश राशि है और आप पढ़े हैं कि अदिश राशियों को बीजगणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा जोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि कोई सदिश राशि होती है तो उसको बीजगणित की भांति नहीं जोड़ा जा सकता। उनको जोड़ने के लिए किसका नियम प्रयोग करते हैं? सदिशों के योग की त्रिभुज विधि का प्रयोग करते हैं, चाहे समांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा आवेश यहाँ पर क्या है? एक अदिश राशि है, तो आवेश को जोड़ने के लिए हम बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु पर -q आवेश है, +2q आवेश है, चाहे मान लीजिए -3q आवेश है, -4q आवेश है, ठीक है। यदि -q आवेश है, +2q आवेश है, -3q आवेश है, -4q आवेश है, और हमें कुल नेट आवेश निकालना है। क्या निकालना है? नेट चार्ज निकालना है, कुल आवेश निकालना है। तो इसको हम किसकी भांति जोड़ेंगे? बीजगणित की भांति जोड़ेंगे। बीजगणित का भांति का मतलब जो संख्या जिस चिन्ह के साथ होती है उसी चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये -q है तो -q +2q ऐसे जोड़ेंगे, +-3q, और ये हो जाएगा -4q जोड़ दीजिए। -q +2q -3q -4q, 4 3 7, 1 8 में से 2 जाएगा -6q, ठीक है ना। तो उस वस्तु पर कुल जो चार्ज होगा वह -6q के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए, किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना, तो उस वस्तु से कितना आवेश चला जाता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश चला जाता है। चाहे यदि 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश आ जाता है, ठीक है ना। तो यदि 1 कूलाम आवेश का आदान प्रदान हो तो कितने आवेशों का स्थानांतरण होगा? यानी कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश आता है चाहे जाता है, तो उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ठीक है ना। तो मैं निकाल देता हूं
Q बराबर क्या है, एन ई। ठीक है, एन बराबर आपको निकालना है तो एन बराबर Q बाई ई। Q मैंने कितना कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, और बाटा में ई का मान आप रख देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ये हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर ये प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, दशमलव को हटाइए तो ये हो जाएगा 10/16 गुणे 10 के पावर 19। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 10/16 इसको कटा दीजिए, कितना होगा, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है ना, गुणे 10 के पावर 19। अब इसको हल कीजिए, दशमलव में भाग ले जाइए, दशमलव बढ़ाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलिए, इसको हल करके पूरा टोटल बता दीजिए। तो टोटल करने पर आएगा, टोटल आप भाग करेंगे तो 6.25 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा आपका 18। 10 के पावर कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए भाग देकर देख लेते हैं कितना आता है। 5/8 है, 5/8 मतलब कितना हुआ बोलिए, 5/8, 5 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, दशमलव बढ़ाइए, 8 छक 48, 2 8 दूना के 16। ठीक है, 4 8 5 40। ये आ गया, भाग देने पर आ गया 0.625 गुणे 10 के पावर 19। जब यह दशमलव यहाँ जाएगा ना तो ये एक अंक कम हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर आता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यदि किसी वस्तु से 1 कूलाम आवेश जाता है तो उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब देखिए, अब आवेश पर उस वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर उस वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई आवेशित वस्तु है, मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है, यदि यह चलने लगे, गतिमान हो जाए, ठीक है, तो इस वस्तु की गति का इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगली बात समझ लीजिए, आवेश जो होता है ना, ठीक है ना, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इसे आवेश बल नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, आवेश बल नियम कहते हैं। तो आवेश बल नियम क्या है, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय अलग अलग प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम आवेश बल नियम कहते हैं। अगला बात यह है कि आवेश जो है वह सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक है, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है उस पर आवेश हो। ठीक है, यदि द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश नहीं होगा, द्रव्यमान होगा तो आवेश होगा। जैसे फोटान, ठीक है ना, फोटान का जो गतिज द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। ठीक है, जब फोटान जो है गतिमान होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, 0। तो इसका मतलब फोटान जो होता है वो आवेश रहित कण होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब आगे देखिए, तो ये रहे आवेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आवेश के गुण कह लीजिए चाहे आवेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कह लीजिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम लॉ। ठीक है ना, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है भाई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम,
तो जिस तरह से न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम दिए थे, उसी तरह से कूलाम जी ने आवेशों के बारे में, लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिए थे। कब दिए थे? 1785 ईस्वी में दिए थे, ठीक है ना। 1785 ईस्वी में कूलाम ने अपना एक नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम बोलते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है? जिस तरह से न्यूटन का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक द्रव्यमान m1 है, एक कण जिसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने अपना बल का नियम दिया था G m1 m2 बाई r², ठीक है। उसी तरह से कूलाम ने भी अपना नियम दिया था, और यह नियम क्या है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक यह बिंदु आवेश है, एक यह बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश A है, एक बिंदु आवेश क्या है? B है। दो बिंदु आवेश हैं। यदि इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश क्या है? Q2 है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलाम के नियमानुसार जो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है, जो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है, वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मैं एक मान लेता हूं, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बोला? दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, वह उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि दो आवेशों के बीच की दूरी घटेगी तो उनके बीच जो बल होगा वह बढ़ेगा, और यदि उनके बीच में दूरी बढ़ रही है तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वह घटेगा। इसलिए इसे हम व्युत्क्रम बल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कूलाम का जो नियम है वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम क्या करता है? व्युत्क्रम वर्ग बल का नियम, व्युत्क्रम वर्ग बल के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। व्युत्क्रम वर्ग बल का नियम क्या है कि जो बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं। तो जो कूलाम का नियम है, चाहे न्यूटन का नियम है, वह व्युत्क्रम वर्ग का नियम के पालन करता है। क्यों? क्योंकि जो बल होता है वह दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा संबंध 1 और 2 को ले लीजिए। संबंध 1 तथा 2 से, संबंध 1 और 2 से बताइए क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r², ठीक है ना। अब जब ऐसा संबंध आता है गणित में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है, तो इस चिन्ह को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। F बराबर, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं A, Q1 Q2 बाई r², ठीक है ना। A क्या है? A एक नियतांक है। A एक क्या है? नियतांक है। और इस नियतांक को हम कह सकते हैं कूलाम का नियतांक। क्या कह सकते हैं? कूलाम का नियतांक। क्या कह सकते हैं? कूलाम का नियतांक। और यह जो है वह कूलाम का नियम है, ठीक है ना। यानी कि संबंध 3 जो है वह कूलाम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। जो संबंध 3 है, संबंध 3 है, वह किसको बता रहा है? कूलाम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। कूलाम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है, नियम को प्रदर्शित कर रहा है, कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है कूलाम का नियम। अब इस बल की दिशा किधर होती है? भाई बल कितना लगता है ये तो बता दिया कि F बराबर A Q1 Q2 बाई r² होता है, लेकिन इस बल की दिशा किधर होती है? तो इस बल की जो दिशा होती है
यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो जो कूलाम का जो बल है, अर्थात यह जो वैद्युत बल है, उसकी दिशा किधर होती है? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो बल किस दिशा में लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। मान लीजिए इस दिशा में लगेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यह बराबर हम लिख सकते हैं a q1 q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर a नियतांक है जिसे हम कूलाम का नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात मैं बताता हूँ। सुविधा के लिए हम a के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है ना। जहां पर k जो होता है वह होता है परावैद्युतांक, ठीक है ना। परावैद्युतांक k क्या होता है? परावैद्युतांक। और एप्सिलॉन 0 क्या होता है? निर्वात की चुंबक विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। निर्वात की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता। तो क्या समझे आपने? k के a के जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k का उपयोग क्यों करते हैं? फार्मूला हमारा क्या होता है? थोड़ा आसान होता है, और इसकी सहायता से आने वाले जो फार्मूले होते हैं, निगमन होते हैं, वो आसान हो जाएंगे। इसलिए हम लोग a के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k लिखते हैं, जहां पर k क्या है? बताइए, k क्या है? परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो F बराबर अब क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो कूलाम का नियतांक है वह किस पर निर्भर करता है, यानी कि जो a का मान है वह किस पर निर्भर करता है? तो a का मान जो है वह दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, और q1 q2 आर स्क्वायर के मात्रक पर निर्भर करता है। q1 q2 आर स्क्वायर का जैसा मात्रक होगा वैसा ही a का क्या होगा? मान होगा। यानी कि a जो है वह दो बातों पर निर्भर करता है कि q1 q2 के बीच में कौन सा माध्यम है और जो राशियां हैं उनका मात्रक क्या लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है ये हमें निकालना है, ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है। और एक बात बताता हूँ, जब आवेशों के बीच में ना, जब आवेशों के बीच में कोई हम परावैद्युत रख देते हैं तो वह वैद्युत बल घट जाता है। जब आवेशों के बीच में परावैद्युतीय पदार्थ रख देते हैं तो उनके बीच में जो बल होता है उसका मान क्या होता है? कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है ये मैं निकाल देता हूं। देखिए आपका F बराबर क्या आया है बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? k जो है वह माध्यम का परावैद्युतांक है। k क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है ना। मान लीजिए हम उनके बीच में कोई माध्यम नहीं रखते हैं, उन आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं रखा जाता है। निर्वात रख लीजिए, अच्छा वायु रख दीजिए, ठीक है ना। निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए तो एक बात याद रखिएगा, निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 होता है, यानी निर्वात या वायु की जो परावैद्युतांक है वह क्या होता है? 1 होता है।
तो अब एक रख दीजिए के जगह पर एफ, उसको जो बल लगेगा उसको मैं एफ डैश मान लेता हूँ। यह बल कब है? जब उनके बीच में कोई परावैद्युतांक रखा गया। परावैद्युत आप पढ़े हैं, ठीक है, कागज, प्लास्टिक, एबोनाइट, लाख, ये सब क्या है? परावैद्युत है। तो जब ये रखा जाएगा तब ये बल है। अब जब निर्वात या वायु रखा गया है तब बल एफ डैश है, ठीक है ना। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे रख दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, तो एफ बटा में एफ डैश क्या आ जाएगा बताइए? सोचिए जरा, देखिए ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, बस के बच जाएगा 1/k। तो एफ डैश इधर लेकर चाहे इधर लेकर आइए, यानी एफ डैश बराबर हो जाएगा के एफ, यानी एफ डैश हम लिख सकते हैं यहाँ से एफ डैश लेस देन एफ। ये आपको मिल गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों के बीच में यदि निर्वात है, वायु है, तो बल अधिक लगेगा, और उनके बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो वैद्युत बल क्या होता है? घट जाता है, ठीक है ना। और एक बात करते हैं हम लोग, के बराबर ये भी है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, चाहे एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, चाहे एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन है, ठीक है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या बताया था? बोलिए। निर्वात की विद्युतशीलता बोला था, निर्वात की विद्युतशीलता मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पर एक नया आ गया एप्सिलॉन। ये क्या है? जो माध्यम आप रखे हैं उसकी विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, ठीक है ना। तब यहाँ से आप ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, के एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो इसका उपयोग कर दीजिए, तो कूलाम का नियम हो जाएगा, तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम का नियम क्या हो जाएगा बताइए? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये देखिए एप्सिलॉन 0 के है, एप्सिलॉन नॉट के है, तो एफ बराबर 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, इसके जगह पर हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला कब हुआ? जब कोई हम परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तब। Q1 Q2 क्या है? आवेश की मात्राएं क्या है? एप्सिलॉन क्या है? जो माध्यम रखे हैं उसकी विद्युतशीलता है। आर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। एफ क्या है? जो लगने वाला क्या है? बल है, ठीक है ना। तो आज मैंने बताया आपको, कूलाम का नियम बताया, विद्युतशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है, केवल परिचय दिया। अगले टॉपिक में हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन इससे पहले और भी एक बात बता दूं कि आप जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं काफ़ी मेहनत से बना रहे हैं, और ये आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए इस लॉकडाउन में बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसका तन मन धन से उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई यदि हमसे कमी होती है, भूल होता है, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो बनाएं आप तक तुरंत उसका मैसेज पहुंच जाए। धन्यवाद।